हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है उसके बारे में मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो जितने भी कमेंट अभी तक आए हैं तो उन सभी कमेंट्स का आपका उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ फिर भी रह जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में उसे भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जिसका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है वह क्या करे, क्या उसे पेंशन कैसे मिलेगा, पूरा पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और तो उसके लिए क्या नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो 25 ईयर्स सर्विस के बाद जो पैसा जमा होगा उस पैसे का क्या होगा। जैसे आपको पता ही है कि यूपीएस में 25 ईयर्स ही सर्विस काउंट होगा पेंशन कैलकुलेशन में, लेकिन जो लमसम अमाउंट है उसके कैलकुलेशन में 25% काउंट नहीं होगा। उसमें जितना आप सर्विस रहेगा, अगर 35 ईयर्स सर्विस है तो 35 ईयर्स काउंट होगा, लेकिन केवल पेंशन के कैलकुलेशन में 25 ईयर्स ही मैक्सिमम काउंट होगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर्ड हो गया है उसके लिए क्या नियम है, क्या उनको यूपीएस में जा सकते हैं, एनपीएस यूपीएस में। अगर जाएंगे तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, उसके लिए क्या नियम है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने तरह के आपके डाउट थे, ये तो बस 3 मैं थंबनेल में लिखा हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके कमेंट थे तो सभी कमेंट का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जो फॉर्म है कि आप यूपीएस के चुनना चाहते हैं या एनपीएस बनाना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म जारी कर दिया है। तो उस फॉर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सर्विस ऑन एंड आफ्टर 1/4/2025, यानी जो 1/4/2025 के बाद ज्वाइन करेगा उनको 2 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कि वह तो एनपीएस ले सकते हैं या यूपीएस ले सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म A1 है, फॉर्म A1 फॉर्म भरना होगा और आपको ऑफिस में जमा करना होगा। ठीक है ना, तो जो आप इसमें चूज करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्म में 2 ऑप्शन है। पहला वाला जो ऑप्शन जो ये ऑप्शन 1 है, तो उसमें एनपीएस है। अगर आप इसमें भर देते हैं अपना नाम एंड सन या डॉक्टर ऑफ अपने यहाँ फादर का नाम, जैसे पहला जो ये ब्लैंक स्थान है यहाँ पर ही आपको अपना नाम भरना होगा और यहाँ पर ही आपका फादर का नाम। तो अगर ये वाला फॉर्म भर देते हैं तो इसमें आपका एनपीएस हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो एनपीएस आप रहेंगे। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन जो है ये वाला है, इसको अगर आप चूज करते हैं तो यह यूपीएस के लिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए। तो यह किसके लिए है, जो नए ज्वाइन करेंगे 1/4/2025 के बाद ज्वाइन करेंगे उसके लिए है। तो यहाँ पर वो अपना डिटेल वगैरह भर देंगे। ठीक है, और बाकी जो नीचे है वो ऑफिस के यूज के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो पहले से ही काम करे उसके लिए क्या है, तो ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, यानी एनपीएस से यूपीएस अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तब आपको फॉर्म A2 भरना पड़ेगा। जो A2 फॉर्म है ये भरना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं फॉर्म भरते हैं तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आप एनपीएस में ही हैं। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने एनपीएस में ही हैं, आप यूपीएस नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप भर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, नाम वगैरह भरनी है, पैन नंबर वगैरह, और सन या डॉक्टर ऑफ फादर के नेम भर सकते हैं, और आपका जो पैन नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एनपीएस वाला, वो भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ना, आई हियर बाय प्रोवाइड माई कंसेंट टू कंटिन्यू माई एग्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट विथ मिनिमम बैलेंस ऑफ RS 1000, और यहाँ पैन नंबर है भर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अपना नाम, डेजिग्नेशन वगैरह भर के, मोबाइल नंबर वगैरह भर के ऑफिस में आप जमा कर देंगे। ठीक है, जो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आप ऐसे डैश लगा देंगे। अगर पहला आपको नहीं लेना है तो डैश मतलब यहाँ पर ही तो भरना पड़ेगा, क्योंकि जो आप शिफ्ट है ना होते हैं ना, तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जो एनपीएस वाला है वो क्या करेंगे, जो न्यू ज्वाइन करेंगे मतलब 1/4/2025 को, अगर एनपीएस में नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो डैश लगा देंगे, ये डैश। ठीक है, और यहाँ भर देंगे। अगर जो लेना चाहते हैं उसमें अपना नाम लिख देंगे और दूसरा में डैश लगा देंगे। लेकिन अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको A2 फॉर्म भरना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनके लिए फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो B1 फॉर्म है किसके लिए है, कि पार्टिकुलर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस। तो जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है यूपीएस का रिटायर्ड के लिए ये है। तो एक दोस्त ने पूछा था क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो वो चूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपने अगर रिजाइन किया है तो आप चूज नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने एक रिटायर्ड हैं किसी भी तरह के, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है वो भी हैं, चाहे 56 जी के अंतर्गत रिटायरमेंट हुआ है तब भी, तो उस केस में आप ये जो ऑप्शन है ये आप चूज कर सकते हैं, ठीक ना। अगर जो रिटायरमेंट है उनको फॉर्म B1 भर के और फोटो वगैरह अपना चिपका के, ज्वाइंट फोटोग्राफ हस्बैंड और स्पाउज मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का चिपका के यहाँ डिटेल वगैरह भर के आप अपने, और जिस ऑफिस से रिटायरमेंट हुआ था उस वहाँ आप जमा करना होगा, ठीक है। तो जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं वो बिल्कुल यूपीएस अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर ही चलिए वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो फॉर्म B2 है, तो पार्टिकुलर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाउस ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर किसी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका डेथ हो गया तो उसका जो स्पाउस है हस्बैंड या वाइफ, वो भी फॉर्म भर के दे सकती है, लेकिन उसको फॉर्म B2 भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीवित हैं तो B1 भरना पड़ेगा, अगर आपका डेथ हो गया तो आपका स्पाउस फॉर्म B2 भर के जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों फॉर्म के बारे में आपको बता दिया कि बिल्कुल जो रिटायर्ड है वो भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातें बताते हैं आपको, जो अब डाउट जो आपके थे वो डाउट क्लियर करते हैं। एक तो आपका हो गया कि जो रिटायर्ड थे वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें एक चीज़ अच्छा बताया है जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ऑप्शन अंडर द NPS बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर NPS, सो दे मे रिसीव एश्योर्ड पे आउट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो यह NPS UPS दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो UPS में आपको पता ही है कि एश्योर्ड आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ कि इट इज़ ए फंड बेस्ड पे आउट सिस्टम विच रिलाइज ऑन द रेगुलर एंड टाइमली एक्युमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशंस from both the employee and the employer, the central government for grant of monthly payout। तो यहाँ पर पे आउट टू द रिटायरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड बेस्ड है। तो अगर आपका जो UPS अकाउंट रहेगा, जैसे अभी पहले आप NPS में हैं तो NPS है या UPS जिसमें भी आप रहेंगे, तो अगर आपका हर महीना पैसा जमा हो रहा है आपका और गवर्नमेंट का खुद का, तब आपका बेंचमार्क कॉर्पस एंड जो इंडिविजुअल कॉर्पस है दोनों बराबर हो जाएगा। उस केस में अगर आपका सर्विस 25 साल हो जाता है तो फुल पेंशन मिलेगा, मतलब बेसिक आधा प्लस DNS रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। अगर कम हो जाता है, अगर किसी केस में कम हो जाता है, किसी महीने आपका जमा नहीं हुआ या हो सकता है आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, तो जितना कम पड़ेगा उसका आप जमा कर सकते हैं, उतना पुरा दीजिएगा तो आपका फुल पेंशन मिलने लगेगा। व्हेन विल यूनिफाइड पेंशन UPS कब उसे ऑपरेशनल होगा, कब से लागू हो जाएगा, तो 1/4/2025 से 1/4/2025 से लागू हो जाएगा। हु इज एलिजिबल फॉर द UPS, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर NPS, जो NPS के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आर एलिजिबल टू सबमिट देयर ऑप्शन। तो जो रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन वो NPS के अंतर्गत आते थे, वो भी भर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं नीचे दिया हुआ इसी में, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक ना। हाउ इज द एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड, तो द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट, अगर 25 ईयर सर्विस हो गया है, हर महीना आपका जमा हो रहा है। अब अपने बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न होता है इन्वेस्टमेंट का, जैसे NPS में आपने देखा होगा कि एक चूज करने का भी ऑप्शन रहता है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और एक है कि गवर्नमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपका हर महीना जमा हुआ है, आपका पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ है एक बार भी, और आपने बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में चूज किया है, ठीक है, आपका सर्विस 25 साल हो गया है, तब आपको इस केस में फुल पे आउट मिलेगा। यानी कि बेसिक का 50% प्लस जो बेसिक है वो लास्ट 12 मंथ का बेसिक का एवरेज होता है। लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो जो भी एवरेज आता है तो उसका 50% प्लस DNS रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक ना, बेसिक, ठीक है ना। फुल एश्योर्ड पे आउट इज पेएबल आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, लेकिन आपका कम से कम 25 ईयर सर्विस हो गया तभी मिलेगा। इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस, अगर किसी का कम है तो उस केस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल पे आउट वुड बी एडमिसिबल। और उसको कैसे कैलकुलेट करना है मैंने कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। अब इस वीडियो में भी एक बता दूंगा लास्ट में, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, आप लास्ट तक देखिएगा तभी पता चलेगा। ए मिनिमम ग्रांटेड पे आउट ऑफ Rs 10,000 पर मंथ शैल बी इश्यूड इन केस ऑफ सुपर इन्वेशन इज आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आपका 10 साल से के बाद अगर आपका रिटायरमेंट होता है, सुपर इन्वेशन होता है, तो उस केस में अगर आपका कैलकुलेट करने के बाद
आपका पेंशन 10,000 से कम आ जाता है तो आपको 10,000 से ऊपर मिलेगा, 10,000 से कम नहीं मिलेगा, ठीक ना। सब्जेक्ट टू टाइमली लेकिन कब मिलेगा 10,000 भी, कि आपका हर महीना जमा हुआ है, आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में आपने जमा किया है, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 10,000 से कम आएगा तभी मिलेगा। अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है और उसके बाद कैलकुलेट करने पर 10,000 से कम आता है तब फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको पार्शियल विथड्रॉल वगैरह नहीं करना होगा, ठीक ना। एंड नो विथड्रॉल इन, यहाँ पर देख सकते हैं एंड नो विथड्रॉल, अगर विथड्रॉल नहीं किया है और कैलकुलेट करने पर 10,000 से कम आता है तब आपको मिलेगा। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एश्योर्ड पे आउट विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय वुड हैव सुपरएनुएटेड। अगर आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है VRS, तो उसके अंतर्गत आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जिस दिन से आपका सुपरएनुएशन होता है, यानी मान लेते हैं कि आपका 25 साल की एज में, 20 साल की एज में जॉब लगा और 45 साल जब आपका एज होगा तब तक आपको 25 साल सर्विस हो गया तो आप उस समय रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो क्या आपको 45 साल की एज में जब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उस समय से आपको पेंशन मिलना लगेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आपका एज 60 साल हो जाता, मतलब जब एक्चुअल में आप सुपरएनुएटेड होते हैं, द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय वुड हैव सुपरएनुएटेड इफ़ ही हैड कंटिन्यूड द सर्विस, यानी जिस समय आप एक्चुअल में सुपरएनुएशन होते हैं, यानी जब आपका 60 एज हो जाता तो उस समय से आपको पेंशन मिलेगा ना, यानी जब आपका 60 ईयर्स हो जाएगा तभी पेंशन मिलना चालू होगा। व्हाट इज द मिनिमम एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा? तो मिनिमम एश्योर्ड पे आउट ऑफ RS 10,000 पर मंथ हैज़ बीन गारंटेड अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन केस सुपरएनुएशन इज आफ्टर 10 ईयर, लेकिन 10 ईयर के बाद होगा तभी, और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू टाइमली एंड रेगुलर क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड नो विथड्रॉवल। ठीक है ना, आपने पास 10 साल अगर सर्विस कर लिया है तो किसी भी हाल में आपको 10,000 से कम पेंशन नहीं मिलेगा, और ये 10,000 बेसिक है, बेसिक प्लस DNS रिलीफ मिलेगा, ठीक ना। लेकिन इसमें है कि अगर आपका हर महीना टाइमली जमा हुआ है पैसा, ठीक है ना, और आपने कोई पार्शियल विथड्रॉवल नहीं किया है तभी मिल पाएगा, ठीक ना, और बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में आपने जमा किया है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द फैमिली पे आउट? फैमिली पे आउट आपको मिला है, पता ही है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर, जो भी पेंशनर है उसका डेथ हो जाता है तो फैमिली पे आउट 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई था उसका रिटायरमेंट के बाद जो उसको पेंशन मिल रहा था, यानी जो बेसिक पेंशन, बेसिक प्लस DNS रिलीफ मिला था, तो उसको जो बेसिक मिल रहा था उसका 60% उसके स्पाउस को मिल जाएगा और प्लस DNS रिलीफ, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉई था, उसका 1 लाख था, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख अगर बेसिक था प्लस DNS रिलीफ मिल रहा था, तो उसके वाइफ को कितना मिलेगा? 60,000 प्लस DNS रिलीफ, ठीक है ना। स्पाउस लीगली वेडेड ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और ऑन द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट, यानी आपने सुपरएनुएशन हुआ है, आपका 60 एज होने के बाद आपका रिटायरमेंट हुआ है, या आपने VRS के अंतर्गत रिटायरमेंट ले लिया है, या FR 56J के अंतर्गत जो रिटायरमेंट होता है उस केस में अगर आपने लिया है तब भी आपको UPS के बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिजाइंड कर दिया है या टेक्निकल रिजाइंड किया है तो रेजिग्नेशन के केस में आप UPS नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। रेजिग्नेशन केस में आपको UPS का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप रिटायरमेंट किसी भी तरह का है, यानी नॉर्मल जो सुपरएनुएशन होता है वो है, या VRS है, या 56J के अंतर्गत है, तब आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट, यानी एश्योर्ड पेंशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस केस में मिलेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर NPS एंड हु चूज द ऑप्शन फॉर UPS, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय NPS के अंतर्गत आते हैं, भले वो रिटायरमेंट हो गया है तभी मिलेगा, लेकिन वो UPS का फॉर्म भरेंगे तभी मिल पाएगा। अगर आप UPS के लिए फॉर्म नहीं भरते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप NPS को ही चूज किए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप UPS लेना चाहते हैं तो जो मैंने अभी ऊपर फॉर्म बताया तो फॉर्म भर के ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका लिए क्राइटेरिया क्या है? ऑन सुपरएनुएशन आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। तो अगर आप 10 ईयर सर्विस क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका सुपरएनुएशन हो जाता है, जैसे कि 50 साल के एज में जॉब लगा तो आप, या मान लेते हैं 48 साल के एज में जॉब लगा, तो जब 60 साल होगा तो 12 साल आपका सर्विस हो पाया, लेकिन 12 साल 10 साल से ज़्यादा है तो इस केस में आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट अंडर द प्रोविजन 56J के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट दे देती है मेडिकल ग्राउंड पे वगैरह, तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा।
भले इस केस में आपका कितना भी सर्विस हो, इस केस में आपका कितना भी सर्विस हो, ठीक है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। लेकिन 56J के अंतर्गत गवर्नमेंट 50 साल के बाद ही रिटायरमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि आपका 20 साल सर्विस हुआ तभी देता, जब आपका 50 ईयर्स एज हो जाता है उसके बाद ही देती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड और 25 ईयर का 25 ईयर आपका सर्विस हो जाता है, उसके बाद आप VRS ले लेते हैं तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन किस दिन से पेंशन मिलेगा VRS केस में? जिस दिन से आप एक्चुअल में सुपर एनुएशन होते हैं, यानी जिस दिन आपका 60 ईयर्स एज हो जाता उस दिन से आपको पेंशन मिलेगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑप्शन ऑफ एस्योर्ड पे आउट अंडर UPS शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी किस केस में आपको एस्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगा? तो 2 केस यहाँ दिया हुआ है। इन केस ऑफ एम्प्लॉई सुपर इन्वेटिंग बिफोर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर, यानी अगर 10 साल सर्विस हो पूरा होने से पहले ही आपका सुपर इन्वेशन हो जाता है। अगर आपको मान लेते 52 साल की एज में जॉब लगा तो 60 जब होगा तो उसमें तक 8 ही सर्विस हो पाएगा, 8 ईयर, तो उस केस में आपको पेंशन नहीं मिलेगा UPS के अंतर्गत। दूसरा है इन केस ऑफ रिमूवल, अगर आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है और या आपने खुद से रिजाइन कर दिया है, आपने रेजिनेशन दे दिया है, तो उस केस में भी रेजिनेशन के केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन अंडर UPS? UPS में क्या इन्फ्लेशन के लिए कुछ रखा गया है? तो हाँ, इसमें बेसिक के साथ DNS रिलीफ मिलती है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पेंशन भी बढ़ते जाएगा। When will the disbursement of assured payout and DNS relief commence in the case of voluntary retirement? अगर जैसे आपको बताया कि VRS ले लेंगे तो किस दिन से आपको पेंशन वगैरह मिलने लगेगा? तो इन केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, अगर 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होता है उसके बाद आप VRS ले लेते हैं, तो जिस दिन तो पे आउट शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एनुएटेड इफ़ ही हैड कंटिन्यूड इन द सर्विस, यानी आपने अगर मान लेते हैं कि अगर आपने सर्विस कंटिन्यू करते और जिस दिन आपका 60 ईयर्स एज पूरा जाता और उस दिन आप सुपर एनुएशन होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब आपका 60 ईयर्स एज हो जाएगा उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता ही है कि एक लमसम अमाउंट भी मिलता है पेंशन के साथ साथ। तो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा? तो लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपर इन्वेशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट, यानी मंथली इमोलमेंट जो है तो उसका 10% मिलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, यानी 6 महीना के सर्विस के बदले 6 महीना जो सर्विस होगा उसके बदले में आपको 1 मंथ का जो बेसिक एंड DA रहेगा उसका 10वां भाग मिलेगा। यानी इसको कैलकुलेट करने का हो गया लमसम अमाउंट इक्वल टू 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट्स इंटू L, ठीक है ना। तो टोटल इमोलमेंट क्या हो गया? बेसिक प्लस DA, 1 महीना का जो बेसिक प्लस DA है वो टोटल इमोलमेंट्स हो गया। L क्या है? तो L नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी अगर आपका सर्विस 30 साल हुआ है तो 30 साल में 6 मंथ करके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट्स, तो 1 महीना का बेसिक प्लस DA अगर 60 है तो आप देख सकते हैं कि 1/10 इंटू अगर बेसिक प्लस DA 1 महीना का 60 है तो 60,000 गुने अगर 30 साल सर्विस है तो 60 हो जाएगा यहाँ L, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा और 6 पर 3 4 जीरो बढ़ेगा, 6 6 36, 36 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,60,000, 3,60,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर UPS। तो UPS में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो UPS में जैसे NPS में आपका 10% कंट्रीब्यूशन होता था और गवर्नमेंट का 14%, तो UPS में आपका खुद का कंट्रीब्यूशन UPS में भी 10% ही होगा, 10%, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% होगा, 18.5%। तो यहाँ पर इसलिए बढ़ाया गया है ताकि एश्योर्ड पेंशन मिल सके, इसलिए 4.5% कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया। तो इसको 2 तरह के में रखा जाएगा। एक तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें 10% ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन एक अलग से पूल कॉर्पस बनाएगी उसमें 8.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस? तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है कि आपको पता ही है कि जो कैलकुलेट करते हैं तो बेंचमार्क कॉर्पस होती है एक IC इंडिविजुअल कॉर्पस, जब भी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके फार्मूला में IC एंड BC होता है। तो ये कॉर्पस वैल्यू एक्योर्ड थ्रू ए डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज डिफाइंड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट पैटर्न के द्वारा जो कॉर्पस जनरेट होगा बाय डिफॉल्ट पैटर्न के द्वारा वो आपका बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। यानी बेंचमार्क कॉर्पस अगर आपका हर महीना
टाइमली पैसा जमा हो रहा है यूपीएस अकाउंट में, और दूसरा नंबर में कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा नंबर है कि आपका कि कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, तो उस तरह से जो पैसा इकट्ठा होगा वो बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। अगर आपने ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो बेंचमार्क कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों ही बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है तो बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा रहेगा और इंडिविजुअल कॉर्पस कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी केस में हो सकता है कि इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाए, जैसे आपका सर्विस 25 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको जो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाउ द बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू विल बी कंप्यूटेड अंडर यूपीएस। तो यूपीएस में बेंचमार्क कॉर्पस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर बताया है कि बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ने जो तरीका बताया है उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। द रेगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर एज अप्लीकेबल अंडर द स्कीम आर रिसीव्ड फॉर ईच मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जितने भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस है तो हर महीना आपका जमा हुआ है, आपका एंड गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन एंड एप्रोप्रिएट वैल्यू टू बी डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडीए शैल बी असाइंड। अगर आपका किसी महीना में मिसिंग कंट्रीब्यूशन है, जमा नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना कम पड़ रहा है वो आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड एज पर द डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफाइंड बाय द पीएफआरडीए। जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न रखा है उसमें आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तीनों अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपका बेंचमार्क कॉर्पस जो कैलकुलेट करेगा पीएफआरडीए उससे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। व्हाट विल बी द प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस एज वेल एज पूल कॉर्पस। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेगी, तो जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको आप या तो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में रख सकते हैं या अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं किस में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन मैक्सिमम लोग बाय डिफ़ॉल्ट में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट में रखना ही फायदेमंद है। और जो पूल कॉर्पस है उसको गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट में रखेगी, उस पर आपका कोई राइट नहीं है। इन केस वैल्यू यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉई इज मोर देन द वैल्यू यूनिट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस। जैसे आपको बताया था कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो गया, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बैलेंस अमाउंट इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉई है उसका जो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इन केस वैल्यू यूनिट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉई इज लेस देन द वैल्यू या यूनिट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिसिट अमाउंट। अगर उसका इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें पैसा कम है बेंचमार्क कॉर्पस से, तो उस केस में क्या होगा, एट सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट द एम्प्लॉई अंडर यूपीएस शैल ऑथोराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट in the individual corpus to the pool corpus equivalent to the value or unit of the benchmark corpus for authorization of assured payout. In case the value unit of individual corpus is less, अगर कम है than value or unit of the benchmark corpus, the employee shall have an option to arrange for additional contribution. तो अगर उसका ऐसी इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें पैसा कम है बेंचमार्क कॉर्पस से, तो उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करना होगा। अगर जमा कर देता है तो उसको फुल पेंशन मिलेगा। Can I receive my assured payout if I have less than 25 years service on the date of superannuation? अगर आपका जब जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन आपका 25 साल नहीं पूरा है, तो क्या आप assured payout ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल रेट से मिलेगा, लेकिन 10,000 से कम नहीं मिलेगा किसी हाल में। Who will determine the qualifying service? तो जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है जहाँ से आप रिटायरमेंट हो रहे हैं वही डिसाइड करेगा। Can I change my pension scheme once I have selected the UPS? तो एक बार बता देता हूँ, अगर आपने यूपीएस को एक बार चूज कर लिया तो आप दोबारा एनपीएस में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो आप सोच समझ के चूज कीजिएगा, ठीक है। वेदर पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी ग्रांट द बेनिफिट अंडर यूपीएस। अगर कोई रिटायरमेंट हो गया 1/4/2025 से पहले किसी का, अगर वो यूपीएस में जाना चाहता है तो क्या जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल आल्सो बी एप्लीकेबल म्यूटेड, देख सकते हैं, टू पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस हु हैव सुपरएनुएटेड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ यूपीएस। यूपीएस जिस दिन से ऑपरेशन लागू होगा उससे अगर पहले उनका रिटायरमेंट हो गया तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो एनपीएस की एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक ना। हाउ द केस ऑफ पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी
अकाउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएस बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जो लोग पूछ रहे थे कि जो यूपीएस जो पास्ट रिटायरी हैं, जो 1/4/2025 से पहले रिटायरमेंट हो गया, अगर वह यूपीएस लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है, तो वो ध्यान से देखिएगा। पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी पेड एरियर फॉर द पास्ट पीरियड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज पर पीएफआरडीए रेट, पीपीएफ रेट। जो पास्ट रिटायरी हैं, अगर उनको पहले मान लेते हैं कि कम पेंशन मिल रहा था लेकिन यूपीएस में ज़्यादा बनेगा, तो उनका क्या होगा कि उस केस में उनको एरियर मिलेगा। जैसे डीए एरियर मिलता है ना, तो उस तरह से उनको जो एक्स्ट्रा पेंशन मिलता है उसका एरियर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ एरियर मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना, उस एरियर पर। द मंथली टॉपअप अमाउंट फॉर सच superannuated employee as determined by the PFRDA shall be paid after adjusting the withdrawal। जो आपने विथड्रॉल कर लिया है पैसा, जैसे आपको पता ही है कि एनपीएस पर 60% मिल जाता है रिटायरमेंट के समय, तो जो आपने पैसा निकाल लिया है उसको एडजस्ट करने के बाद जो पेंशन बनेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक ना। विल देयर बी एनी मैकेनिज्म अंडर यूपीएस टू कीप द सब्सक्राइबर अपडेटेड। तो जैसे आप देखते हैं कि एनपीएस में हर महीने आपका मैसेज आता है ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे भी, मैसेज पे, कि आपका कितना अकाउंट में पैसा जमा हो गया है, और जिस महीना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसका भी आता है। तो इस तरह से जो यूपीएस है उसमें भी आपको आएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि जो यूपीएस है तो उसमें कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या दिया है। तो यहाँ पर ये आपको पिछले वीडियो की हर वीडियो में आपको बताते हैं, तो इस वीडियो में भी आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो एग्जांपल दिया है कि कैलकुलेट करने का फार्मूला है P/2। तो P क्या है, लास्ट 12 मंथ का बेसिक एवरेज डिवाइडेड बाई 2 इंटू Q/3 300। Q क्या है, तो Q टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितना है। अगर मान लेते हैं कि आपका टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 25 है, तो 25 × 12 करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो Q की जगह 300 रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर है, 30 ईयर, तो 30 × 12 करेंगे तो 12 × 36 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 नहीं ले सकते हैं, 300 ही Q का वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ Q एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। और दूसरा गुने IC/BC, तो IC इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया और BC बेंचमार्क कॉर्पस। तो अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न से हर महीना जमा हो रहा है और आपने क्या बोलते हैं कि कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, तो आपका IC या BC दोनों मैच हो जाएगा, तो दोनों मैच होके कट के एक हो जाएगा। अगर IC ज़्यादा है आपका, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर IC कम पड़ जा रहा है, तो जितना कम पड़ रहा है वो आप जमा कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड एनपीएस एंड यूपीएस के बारे में मेरा एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे पूरा सभी वीडियो का, तो आपके जितने तरह के डाउट हो गए सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने वीडियो में है तो उसमें सभी वीडियो में कोशिश किया है कि मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक सर्विस रूल्स के बारे में भी मेरा चैनल पर बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो उसमें जितने भी TADA रूल, ATC रूल, लीव रूल्स, ठीक है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल और मेडिकल बिल का रिइंबर्समेंट कैसे करें, इस तरह के वीडियो बने हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।